अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन बन सकेगा दाऊद के खिलाफ हमारा कारगर हथियार? क्या छोटा राजन को पकड़कर भारत को वाकई मिली है बड़ी कामयाबी, या फिर छोटा राजन है सिर्फ फूका हुआ कारतूस, वो इंसान जो बुरी सेहत, डर और असुरक्षा से खुद फंसा शिकंजे में? क्या छोटा राजन का हाथ आना एक बड़ी भूल है, बेवजह बेकार की कामयाबी है? क्या छोटा राजन वाकई दाऊद का करीबी था, या फिर वो करता रहा सिर्फ दिखावा और तमाशा? या फिर नाना के नाम से मशहूर ये गैंगस्टर किसी भी तरह भारत आकर जान बचाना चाहता था? भारत समेत कई देशों में फैले अपने 5000 करोड़ के काले कारोबार को बचाना चाहता था। देखिए, चेंबूर टू चाइना, 5000 करोड़ का नाना। 5000 करोड़ का नाना। जी हां, नाना यानी छोटा राजन। मुंबई अंडरवर्ल्ड में राजन को नाना के नाम से ही जाना जाता है और दशकों से इसी नाम से वो पहचाना जाता है। इंडोनेशिया के बाली में सलाखों के पीछे खड़ा छोटा राजन बस नाम से ही छोटा है, उसके धंधे बहुत बड़े हैं। 30 साल पहले जो शख्स चेंबूर में सिनेमा की टिकटें ब्लैक करता था, आज वो चीन में बड़े होटल का मालिक है। कहने को डॉन का काम सुपारी किलिंग, अपहरण, रंगदारी वसूलना या फिर स्मगलिंग करने का आमतौर पर माना जाता है, लेकिन छोटा राजन इन सब के अलावा कुछ सफेद पोश धंधे भी करता है। कहीं आलीशान होटल खोल रखा है, कहीं बड़ी हीरे जवाहरात की दुकान, कहीं बिल्डर का काम, तो कहीं डायमंड किंग। आखिर कैसे बनाया नाना ने 5000 करोड़ का साम्राज्य, और कहां कहां फैला है छोटा राजन का बड़ा धंधा? देखिए इस खास रिपोर्ट में 5000 करोड़ का नाना। ये है अंडरवर्ल्ड का नाना, यानी छोटा राजन। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक जमाने में छोटा राजन की तूती बोलती थी। दाऊद इब्राहिम के दुबई भागने के बाद छोटा राजन मुंबई का बादशाह बन बैठा था। आज वही छोटा राजन इंडोनेशिया की पुलिस के कब्जे में है। हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर मायूसी और घबराहट साफ दिखती है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि छोटा राजन सिर्फ नाम और कद में ही छोटा है, इसके धंधे बहुत बड़े हैं। छोटा राजन के बड़े धंधों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये धंधे या कारोबार कई देशों में फैले हुए हैं। छोटा राजन के कारोबारी साम्राज्य का बड़ा हिस्सा भारत में ही है। इसके अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, चीन, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी छोटा राजन ने करोड़ों अरबों का निवेश कर रखा है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दाऊद से अलग होने के बाद छोटा राजन अपनी ताकत और दौलत बढ़ाने में जुट गया। उसने भारत समेत कई मुल्कों में अपने सही गलत धंधे फैलाए। छोटा राजन की मौजूदा संपत्ति करीब 5000 करोड़ रुपए है। जांच एजेंसियों के मुताबिक छोटा राजन के साम्राज्य का 50% हिस्सा भारत में ही है। भारत में राजन का कारोबार मुख्य तौर पर मुंबई और आसपास के शहरों में फैला है। यहाँ उसका कारोबार उसकी बीवी सुजाता निखलजे और उसके कुछ करीबी संभालते थे। तो कौन सी है वो कंपनियां जिनसे नाना यानी छोटा राजन के नाम पर उसकी पत्नी जुड़ी हुई है? एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक पहली कंपनी देखी है खुशी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खुशी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर है खुद छोटा राजन की पत्नी यानी सुजाता निखलजे, और सहयोगी है संतोष सावंत। आपको बता दें कि खुशी छोटा राजन की बेटी का नाम है, तो डॉन की यह कंपनी उसके बेटी के नाम पर खोली गई। छोटा राजन की पत्नी सुजाता का नाम एक और कंपनी में बतौर डायरेक्टर है, नाम है सूरज इंफोटेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसकी डायरेक्टर है सुजाता निखलजे, सहयोगी है तुकाराम महादेव सकरे। डॉन की पत्नी का यह सहयोगी एक और कंपनी में भी डायरेक्टर है। अखबार के मुताबिक कंपनी का नाम है अवतार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और इसका डायरेक्टर है तुकाराम महादेव सकरे। यही इंसान तुकाराम कामेश्वरी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का भी डायरेक्टर बताया जाता है, लेकिन यहां उसके साथ एक नाम और जुड़ रहा है और यह नाम है मंगेश वालंज का। अंग्रेजी अखबार का कहना है कि तुकाराम और मंगेश की जोड़ी एक और कंपनी में हिस्सेदार है, यूनिक कैपमैन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।
तुकाराम महादेव सकरे, सुनंदा तुकाराम सकरे और मंगेश वालंज इसके डायरेक्टर हैं। कहने को तो नाना, दिलचस्प बात यह है कि डॉन की बीवी पर भी बेहद संगीन मकोका कानून लग चुका है। सुजाता निखलजे पर मुंबई में छोटा राजन का सिंडिकेट चलाने का इल्जाम था। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छोटा राजन की पत्नी सुजाता और छोटा राजन के भाई प्रकाश समेत 3 दूसरे लोगों के खिलाफ गैर कानूनी पैसे से जुड़ा एक केस भी 2005 में दर्ज किया था। लेकिन नाना और छोटा राजन का कारोबार भारत से बाहर भी फैला हुआ है। कई मुल्कों में उसके कई किस्म के धंधे हैं, होटल से लेकर हीरे के कारोबार तक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि छोटा राजन का चीन में एक आलीशान होटल है। सिंगापुर और थाईलैंड में भी छोटा राजन की जवाहरात की कई दुकानें हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी छोटा राजन का एक बड़ा होटल चलता है। इसके अलावा छोटा राजन ने जिम्बाब्वे में अपने हीरे का कारोबार फैला रखा है। छोटा राजन पिछले 6-7 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। वहां भी उसने कई तरह के कारोबार में मोटा निवेश किया है। कुछ दिन पहले जब छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया से बाली पहुंचा तो इंटरपोल की निशानदेही पर बाली में पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से ही धर दबोचा। बताया गया कि नाना ने एयरपोर्ट पर पुलिस अफसर को खरीदने की कोशिश भी की। उस अफसर का कहना है कि छोटा राजन ने उसे छोड़ने की गुहार लगाई और कहा कि वो भारत नहीं जाना चाहता बल्कि जिम्बाब्वे जाना चाहता है। हालांकि बाली की पुलिस ने छोटा राजन की एक ना सुनी और उसे हथकड़ियों में जकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उन्हें शायद तब तक ये इल्म नहीं था कि जिस शख्स को दबोचा गया है वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है बल्कि 28 सालों से भारतीय एजेंसियों को चकमा देने वाला छोटा राजन है। और जैसे ही उन्हें इस छोटे से शख्स की बड़ी करतूतों की जानकारी मिली वो खुद हैरान रह गए। फिलहाल तो छोटा राजन को भारत लाने की तैयारियां हो रही हैं। उसके भारत आने के बाद ही उसके साम्राज्य का असली खुलासा हो पाएगा। तब जाकर मालूम पड़ेगा कि अंडरवर्ल्ड का ये नाना असल में कितने हजार करोड़ का मालिक है। बाली से अरुणोदय मुखर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। छोटा राजन यानी नाना वैसे तो आज 5,000 करोड़ का मालिक है, लेकिन जब कानून का शिकंजा कसा तो ये सारे पैसे धरे के धरे रह गए। आज छोटा राजन एक साधारण कैदी की तरह बाली की जेल में सलाखों के पीछे है। बीमार डॉन बेहद डरा हुआ भी नजर आ रहा है, इतना खौफजदा कि उसने भारतीय उच्चायोग से मदद की अपील की है। राजन का कहना है कि बाली में उसकी जान को खतरा है। वहीं खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राजन अब भारत के लिए किसी काम का नहीं है। उसके पास दाऊद या अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या हाल हो गया है अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह का। कल तक जो डॉन पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज वही डॉन पुलिस की पीठ के पीछे अपना चेहरा छिपाता फिर रहा है। गुरुवार को छोटा राजन को लगातार दूसरे दिन मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि छोटा राजन की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और उसे नियमित तौर पर डायलिसिस करानी पड़ती है। अस्पताल ले जाते वक्त बाली में मौजूद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए राजन ने कहा कि वो इंडिया जाना चाहता है। राजन ने यह भी बताया कि उसने सरेंडर नहीं किया है। नाना बोलना। लेकिन आप इंडिया जाना चाहते हो, सरेंडर करने इंडिया जाना चाहते हो? क्या आपने सरेंडर किया? जाने की बात की थी, आपने जिम्बाब्वे जाने की? इंडिया जाओगे? कहा था कि आपको जिम्बाब्वे जाना है। आपको डर है? डाउट से डर है? ये बताइए हमको, डाउट से डर है? ये बताइए कि आपने सरेंडर किया है? आपने सरेंडर किया है? ये जरा बोला है। क्या आपने सरेंडर किया? नाना क्या आपने सरेंडर किया है? नाना क्या आपने सरेंडर किया है? क्या आपने सरेंडर किया? आपसे जानना चाहेंगे आपने सरेंडर किया? यहाँ सिक्योर विशेष कर रहे हैं अपना सिक्योर। आप बाली क्यों आए थे? खतरा तो नहीं आपको यहाँ पर? आप बाली क्यों आए थे सिटी से? क्या आपने कोई लॉयर किया है? कोई लॉयर किया है आपने? क्या आपने कोई लॉयर किया होगा? कोई लॉयर किया होगा? आप देख सकते हैं आपको इस तरह आरोपी की तरह बेड़िया क्या आपने यहाँ पर क्या तकलीफ है आपको? इस बीच छोटा राजन को भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। फिलहाल छोटा राजन के खिलाफ मुंबई और आसपास के इलाकों में दर्ज सभी मामलों का मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस ये डोजियर सीबीआई को सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसरों की साझा टीम रविवार को बाली के लिए रवाना होगी। छोटा राजन के खिलाफ मुंबई और आसपास के शहरों में 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें
फिरौती और हफ्ता वसूली के 28 मामले, हत्या और आर्म्स एक्ट के 12, मकोका के तहत 12, छोटे मोटे अपराध के लिए 16 और टाडा के तहत 4 मामले शामिल हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह का कहना है कि छोटा राजन कई बड़े अपराध में शामिल रहा है। ऐसे में वो कई अनसुलझे मामलों को सुलझाने में काम आ सकता है। मुझे लगता है कि जल्दी वो भारत वापस आएगा, और सबसे पहले क्योंकि मुंबई पुलिस ने उसकी जो है मांग की है और सबसे ज्यादा अपराध भी वहीं पर है, तो मुझको लगता है मुंबई पुलिस को मिल जाएगा। इस बीच छोटा राजन की गिरफ्तारी और सरेंडर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार उस डील का खुलासा करे जिसके तहत छोटा राजन ने सरेंडर किया है। Arrest of Chota Rajan is of course welcome, but at the same time it appears to be more of a surrender than an arrest. The government of India has to come out whether any deal has been struck with Chota Rajan. एक सप्ताह की बात करने वाली सरकार 7 दिन नहीं, उन्हें 7 साल की सत्ता लोगों ने दी है। क्या कार्रवाई करते हैं इसकी तरफ पूरे देशवासियों की नजर है। पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आर.के. सिंह का कहना है कि छोटा राजन कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बड़ी बात तो तब होगी जब दाऊद शिकंजे में आएगा। छोटा राजन पकड़ा गया तो ठीक है, लेकिन सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि तब होगी जबकि दाऊद या तो मारा जाए या पकड़ा जाए। तो चैलेंज वो है, छोटा राजन को पकड़ना है, कोई चैलेंज थोड़ा नहीं। सूत्रों के मुताबिक राजन की गिरफ्तारी देश की खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि खुफिया एजेंसियां नहीं चाहती थी कि राजन भारत वापस आए। सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन अब खुफिया एजेंसियों के किसी काम का नहीं रहा। उसके पास दाऊद या अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी नहीं है। दाऊद के बारे में वो जितना जानता था वो सब एजेंसियों को बता चुका है। छोटा राजन के जरिए दाऊद तक पहुंचने के बारे में सोचना भी बेकार है। सूत्रों का कहना है कि बीमारी और जान पर बढ़ते खतरे को देखते हुए राजन खुद ही भारत लौटने के लिए बेताब था। राजन के अरेस्ट के बाद अगर जब इंडिया में या महाराष्ट्र मुंबई पुलिस उसको कस्टडी में लेती है तो ये काफ़ी बड़े जो पीरियड है इसमें जो उनका एक्टिविटीज़ था एक दोनों गैंग का मालूमात करने के लिए राजन की काफ़ी मदद हो सकती है। छोटा राजन की गिरफ्तारी को लेकर विवाद भले हो रहा है, लेकिन उसका कब्जे में आना बड़ी बात है। भारत आने के बाद वो कई बड़े राज उगल सकता है और कई बड़े चेहरों को बेनकाब कर सकता है। यहाँ पे जो इंडोनेशियन अफसर हैं वो इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से हमारी अपेक्षा है कि कोई वहाँ से कोई अधिकारी आए और इस बात को आगे बढ़ाए। छोटा राजन आज ही दोबारा मेडिकल चेकअप के लिए गए थे अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ पे उनसे कुछ बातचीत भी हुई और वो कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं और यहाँ से वो कहीं और नहीं जाना चाहते। और ये भी कहा कि यहाँ पे इंडोनेशिया में जहाँ पे उनको रखा गया वो यहाँ पे खुश नहीं है और वो जल्दी हिंदुस्तान लौटना चाहते हैं। अब हम आपको छोटा राजन के कुछ खास तस्वीरें दिखाने वाले हैं। अभी एक एक करके तस्वीरें आपके सामने आती जा रही हैं। सबसे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस रिश्ते की, जो कि दाऊद और छोटा राजन का रिश्ता है, एक समय कितना अच्छा था ये बताती है। ये तस्वीर आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। इसमें डी कंपनी साफ नजर आ रही है। इसमें सबसे किनारे खड़ा है छोटा शकील, यानी दाऊद का सबसे करीबी गुर्गा। उसके पास है दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम और खुद दाऊद। उसके बाद खड़ा है छोटा राजन। ध्यान से देखिए इस तस्वीर में दाऊद ने 2 लोगों के कंधे पे हाथ रखा है, एक अनीस और दूसरा छोटा राजन। यानी इतना ज्यादा भरोसा छोटा राजन पर था दाऊद को। और इसी से जुड़ी दूसरी तस्वीर देखिए, 1987 की यह तस्वीर है, दुबई में खींची गई थी ये तस्वीर और ये छोटा राजन की शादी की तस्वीर है। छोटा राजन ने सुजाता से शादी की। उसकी शादी में आशीर्वाद देने दाऊद और उसकी पत्नी महजबीन पहुंचे और अपने किसी और गैंगस्टर की शादी में दाऊद कभी नहीं जाता था। यह तस्वीर दिखाती है कि दोनों कितने करीब थे। छोटा राजन दाऊद का सबसे अहम हथियारों की तस्करी का काम संभालता था। इसी वजह से दाऊद और छोटा राजन अक्सर एक साथ देखे भी गए। दोनों की एक साथ कई तस्वीरें आपको नजर आती हैं। छोटा राजन दाऊद का विश्वास पात्र था। दाऊद की नजर में छोटा राजन उस वक्त चढ़ा जब मुंबई में अपने आका बड़े राजन के हत्यारे की तलाश में उसने दिन रात एक कर दिया था। उसके जुनून को देखकर दाऊद ने उसको अपने गैंग में खींच लिया। बताया यह भी जाता है कि दाऊद ने 1993 के मुंबई ब्लास्ट का राज राजन को नहीं बताया था। सीरियल ब्लास्ट के बाद छोटा राजन हैरान रह गया कि डी कंपनी ने यह क्या कर दिया और उसी के बाद छोटा राजन और दाऊद इनके बीच में झगड़ा हो गया।
दाऊद ने मुंबई ब्लास्ट के बाद राजन को दुबई बुलाया और बाकायदा अपने दफ्तर में अलग से केबिन दिया। दाऊद के साथ छोटा शकील, अनीस इब्राहिम ये भी बैठा करते थे, लेकिन छोटा राजन ने उसी वक्त से अपनी राह अलग करनी शुरू कर दी और ये राह दोनों के बीच दुश्मनी के बीज बो गई। छोटा राजन ने दाऊद के कई शूटर्स को मरवाया। उसी के बाद दाऊद छोटा राजन के खून का प्यासा हो गया। बैंकॉक में छोटा राजन पर छोटा शकील ने जानलेवा हमला भी किया। यही है इन दोनों के बीच के रिश्तों की कथा और आज भी डी कंपनी कहती है कि वो छोटा राजन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इंडिया 9 बजे में आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत किस तरह बढ़ती जा रही है आपको बताते हैं। 20 साल बाद देश में बनी सबमरीन पहली बार पानी में उतरी है। 6 स्कॉर्पियन क्लास की पहली सबमरीन कलावरी समुद्र में उतरी। इसे मुंबई के मझगांव डॉक में बनाया गया है। जानकारी ये कहते हैं कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन दुनिया की सबसे ताकतवर सबमरीन में से एक है। इसके शामिल होने से इंडियन नेवी की ताकत को नई धार मिल गई है। सावधान हो जाओ चीन, सुधर जाओ पाकिस्तान, क्योंकि भारतीय नौसेना में आ गई कलावरी। जी हां, नौसेना के बेड़े में दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए आ गई है कलावरी। पूरी तरह हाई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन समंदर के इस सिकंदर को बेहद घातक माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है सोनार रडार, जिसके चलते ये दुश्मनों की नजर में कभी नहीं आ सकती। बड़ी आसानी से ये गहरे समंदर में ही दुश्मनों के जहाज और उनके युद्धपोतों को मार गिराने की ताकत रखती है। ये संसार के अंदर वन ऑफ द क्वाइटेस्ट सबमरीन मानी जाएगी कि ये दुश्मन की टेरिटरी में बहुत अंदर तक जा सकती है और लेकिन इस दुश्मन इसको पकड़ नहीं सकता है। कलावरी की खासियत ये भी है कि वो 40 से 50 दिनों तक लगातार समंदर के पानी के अंदर ही रह सकती है और दुश्मनों के होश उड़ा सकती है। लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये सबमरीन अपने आप में नेवी के लिए बेहद ताकतवर तोहफा है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जिसका नाम कलावरी रखा गया है, उसे अब पहली बार पानी में उतारा गया है और आप देख सकते हैं कि ये सबमरीन बनकर पूरी तरह से तैयार है। और माना जा रहा है कि जो स्कॉर्पियन क्लास के जो 6 सबमरीन बनने हैं उसमें ये पहली सबमरीन कलावरी बनकर पूरी तरह तैयार है। ये पूरी जो सबमरीन है वो मुंबई मझगांव डॉक में बनाई गई है। इससे पहले भारत में सिर्फ 2 सबमरीन ही बनी थी। कलावरी में फ्रांस की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसे पहली बार समंदर में देखकर मझगांव डॉक के सभी इंजीनियर, टेक्नीशियन और कारीगर काफी ज्यादा खुश हैं। खुश इसलिए क्योंकि 9 साल बाद उनकी मेहनत रंग लाई। इस ऐतिहासिक पल के गवाह कई विदेशी इंजीनियर भी बने। ये बहुत ही खुशी का मौका है। एक महत्वपूर्ण ये कदम हम उठा पाए हैं। बहुत मेहनत की है एमडीएल के सभी कर्मचारियों ने, मेरे एग्जीक्यूटिव्स और ऑपरेटिव ने। स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन में से पहली सबमरीन कलावरी का मुंबई के समुद्र में पानी में देखा जाना अपने आप में नेवी के लिए एक नई ताकत बनकर सामने आ रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि 2020 तक जब स्कॉर्पियन सबमरीन की सभी 6 सबमरीन नेवी में शामिल हो जाएंगी तो नेवी के लिए एक बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहेंगी। मुंबई से कैमरामैन मयूर जानवरकर के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। इंडिया 9 बजे में आगे बढ़ते हैं। पहले साहित्यकार, उसके बाद फिल्मकार और अब वैज्ञानिक। अवार्ड लौटाने वालों में वैज्ञानिक भी शामिल हो गए हैं। बुधवार को दर्जन भर फिल्मकारों ने, आपको याद होगा, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों के समर्थन में नेशनल अवार्ड वापस करने का ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने कलबर्गी और पानसरे की हत्या का मामला भी उसमें जोड़ा। लेकिन सबसे आक्रामक अंदाज में सामने आए हैं जाने माने वैज्ञानिक PM भार्गव, जिनका कहना है कि सरकार का रवैया तर्कशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों के खिलाफ है। इसके बाद सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला। उनका कहना है कि जिन्होंने सम्मान लौटाया है उन्होंने उनकी विचारधारा के खिलाफ काम किया है। एक नजर बयानों से मचे बवाल की। क्या पहले इस तरह के प्रॉब्लम नहीं हुए? कश्मीरी पंडित के इशू नहीं हुए देश में? कहीं बार इस तरह से हुए, कहीं ऐसी चीजें हुई है, घटना हुई है, तो उसके ऊपर आप लोगों ने रिएक्ट क्यों नहीं? आप सिलेक्टिव क्यों करते हो? वो दुनिया है राइटर के हाथ में, वो ताकत है फिल्म मेकर के हाथ में। उसके जरिए अपना आंदोलन करें और अपनी बात कहें और दुनिया बदलें। क्या रखा है इन तमगों को वापस करके और ये सब चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट करके? They are protesting against the murder
of Mr. Kalpurji and others, Palaskar also. हमारा देश डेमोक्रेसी से अलग हो रहा है और एक तरह से रिलीजियस ऑटोक्रेसी के फंदे में पड़ रहा है. Giving a prize back is something which each scientist must do by himself, and I don't see that is not going to solve the problem. Returning of the national award is an answer to the problem, or any kind of solution to the problem, or even method of registering your protest. So how much of it is artistic preference and how much of it is his political preference, I think is for you to analyze. परेशानी है, इसलिए राइटर्स अपने उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, अपने अवार्ड्स वापस कर रहे हैं.